अध्याय 5। डोरोथी ने राजकुमारी को चुना। ठंडे और नम सब्जी राजकुमार के शब्द बहुत आरामदायक नहीं थे, और जैसे ही उसने ये शब्द कहे वो मुड़ गया और बाड़े से बाहर चला गया। बच्चे उदास और हताश महसूस करते हुए उसके पीछे जाने वाले थे जब जादूगर ने डोरोथी के कंधे को धीरे से छुआ। रुको, वो फुसफुसाया। किस लिए? लड़की ने पूछा। जादूगर ने कहा, मान लीजिए हम शाही राजकुमारी को चुन लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो परिपक्व हो चुकी है और जैसे ही वह जीवित होगी वह शासक बन जाएगी और हमारे साथ उस निर्दयी राजकुमार से भी बेहतर व्यवहार कर सकती है। ठीक है, डोरोथी ने उत्सुकता से कहा। चलो मौका मिलते ही उसे उठा लेते हैं, इससे पहले कि स्टार वाला आदमी वापस आ जाए। इसलिए वे दोनों एक साथ उस बड़ी झाड़ी पर झुक गए और उनमें से प्रत्येक ने सुंदर राजकुमारी का एक एक हाथ पकड़ लिया। डोरोथी चिल्लाई, खींचो, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, शाही महिला उनकी ओर झुकी और तने टूटकर उसके पैरों से अलग हो गए। वो बिल्कुल भी भारी नहीं थी, इसलिए जादूगर और डोरोथी ने उसे धीरे से जमीन पर उठा लिया। उस सुंदर प्राणी ने क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर हाथ फेरा, बिखरे हुए बालों को समेटा और बगीचे के चारों ओर देखने के बाद वहां उपस्थित लोगों को शालीनता से झुककर मधुर किंतु सम स्वर में कहा, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी महारानी को सलाम करते हैं। जादूगर ने घुटनों के बल बैठकर उसके हाथ चूमते हुए कहा। तभी राजकुमार की आवाज सुनाई दी, जो उन्हें जल्दी आने के लिए कह रहा था, और कुछ ही क्षण बाद वह अपने कई लोगों के साथ बाड़े में लौट आया। तुरंत राजकुमारी मुड़ी और उसके सामने आ गई, और जब उसने देखा कि उसे चुन लिया गया है तो राजकुमार चुपचाप खड़ा हो गया और कांपने लगा। सर, शाही महिला ने बहुत गरिमा के साथ कहा, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, और यदि ये अजनबी मेरी सहायता के लिए नहीं आते तो आप मेरे साथ और भी अधिक अन्याय करते। मैं पिछले पूरे सप्ताह से ही पेड़ों को चुनने के लिए तैयार थी, लेकिन चूंकि आप स्वार्थी थे और अपना अवैध शासन जारी रखना चाहते थे, इसलिए आपने मुझे अपनी झाड़ी पर चुपचाप खड़े रहने के लिए छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम परिपक्व हो चुके हो, राजकुमार ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। मुझे राजसी सितारा दे दो, उसने आदेश दिया। धीरे धीरे उसने अपने माथे से चमकता सितारा उतारकर राजकुमारी के माथे पर रख दिया। फिर सभी लोगों ने उसे प्रणाम किया और राजकुमार मुड़ा और अकेला चला गया। उसके बाद उसका क्या हुआ, ये हमारे दोस्तों को कभी पता नहीं चला। अब मंगबू के लोगों ने जुलूस निकाला और अपने नए शासक को उसके महल तक ले जाने तथा इस अवसर पर उचित समारोह करने के लिए कांच के शहर की ओर कूच किया। लेकिन जब जुलूस में शामिल लोग जमीन पर चल रहे थे, राजकुमारी उनके सिर के ठीक ऊपर हवा में चल रही थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि वह अपने प्रजा से श्रेष्ठ और अधिक प्रतिष्ठित है। अब कोई भी अजनबियों पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए डोरोथी और ज़ेब और जादूगर ने ट्रेन को आगे जाने दिया और फिर अकेले ही सब्जियों के बगीचों में घूमने लगे। उन्होंने नालों के ऊपर बने पुलों को पार करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन जब वे एक धारा के पास पहुंचे तो उन्होंने ऊंचे कदम उठाए और हवा में दूसरी तरफ चले गए। यह उनके लिए बहुत ही दिलचस्प अनुभव था, और डोरोथी ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि हम हवा में इतनी आसानी से कैसे चल सकते हैं। शायद, जादूगर ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पृथ्वी के केंद्र के करीब हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण बहुत कम है। लेकिन मैंने देखा है कि परी देशों में कई अजीब चीजें होती हैं। क्या ये परियों का देश है? लड़के ने पूछा। बेशक, ऐसा ही है, डोरोथी ने तुरंत जवाब दिया। केवल परी देश में ही शाकाहारी लोग हो सकते हैं, और केवल परी देश में ही यूरेका और जिम हमारी तरह बात कर सकते हैं। ये सच है, ज़ेब ने सोच विचार कर कहा। सब्जी के बगीचे में उन्हें स्ट्रॉबेरी और खरबूजे तथा कई अन्य अज्ञात लेकिन स्वादिष्ट फल मिले, जिन्हें उन्होंने बड़े चाव से खाया। लेकिन बिल्ली का बच्चा दूध या मांस की मांग करके उन्हें लगातार परेशान करता रहा और जादूगर को गालियां देता रहा क्योंकि वह अपनी जादुई कलाओं से उसे दूध का एक बर्तन नहीं ला सका। वे घास पर बैठे जिम को देख रहे थे, जो अभी भी खाने में व्यस्त था। यूरेका ने कहा, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि आप एक जादूगर हैं। नहीं, छोटे आदमी ने उत्तर दिया, तुम बिल्कुल सही हो।
शब्द के सही अर्थ में मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बल्कि केवल एक पाखंडी हूँ। उसका जादूगर हमेशा से ही एक पाखंडी रहा है, डोरोथी ने सहमति जताई। मैं उसे लंबे समय से जानती हूँ। यदि ऐसा है, लड़के ने कहा, तो वह 9 छोटे सुअरों के साथ यह अद्भुत चाल कैसे कर सकता था? पता नहीं, डोरोथी ने कहा, लेकिन यह जरूर झूठ होगा। बिल्कुल सही, जादूगर ने सिर हिलाते हुए कहा। उस बदसूरत जादूगरनी और राजकुमार को धोखा देना जरूरी था, साथ ही उनके बेवकूफ लोगों को भी। लेकिन मैं तुम्हें, जो मेरे दोस्त हैं, ये बताने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि यह सब सिर्फ एक चाल थी। लेकिन मैंने उन छोटे सुअरों को अपनी आंखों से देखा था। ज़ेब ने कहा, मैंने भी ऐसा ही किया, बिल्ली का बच्चा घुरघुराया। निश्चित रूप से, जादूगर ने उत्तर दिया। तुमने उन्हें देखा क्योंकि वे वहां थे। वे अब मेरी अंदर की जेब में हैं। लेकिन उन्हें अलग करना और फिर से एक साथ धकेलना केवल एक हाथ की सफाई थी। चलो सुअरों को देखते हैं, यूरेका ने उत्सुकता से कहा। छोटे आदमी ने ध्यान से अपनी जेब में हाथ डाला और छोटे सुअरों को बाहर निकाला। उन्हें एक एक करके घास पर बैठा दिया, जहां वे इधर उधर दौड़ते हुए कोमल पत्तियों को कुतरने लगे। उन्होंने कहा, वे भी भूखे हैं। ओह, कितनी चालाक चीजें हैं। डोरोथी ने चिल्लाते हुए एक को पकड़ लिया और उसे सहलाया। सावधान रहो, सुआ का बच्चा चीखते हुए बोला, तुम मुझे दबा रहे हो। हे भगवान, जादूगर ने आश्चर्य से अपने पालतू जानवरों को देखते हुए कहा। वे वास्तव में बात कर सकते हैं। क्या मैं उनमें से एक खा सकता हूँ? बिल्ली के बच्चे ने विनती भरे स्वर में पूछा। मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों, यूरेका? डोरोथी ने फटकारते हुए कहा, कितना क्रूर सवाल है। इन प्यारी छोटी चीजों को खाना भयानक होगा। मुझे ऐसा ही कहना चाहिए। एक और सुआ का बच्चा बिल्ली के बच्चे की ओर बेचैनी से देखते हुए बोला, बिल्लियां बहुत क्रूर होती हैं। मैं क्रूर नहीं हूँ, बिल्ली के बच्चे ने जम्हाई लेते हुए जवाब दिया। मैं बस भूखा हूँ। तुम मेरे सुआ के बच्चे नहीं खा सकते, चाहे तुम भूखे ही क्यों न हो, छोटे आदमी ने सख्त आवाज में कहा। ये ही वो चीजें हैं जो मेरे पास साबित करने के लिए हैं कि मैं जादूगर हूँ। वे इतने छोटे कैसे हो गए? डोरोथी ने पूछा। मैंने पहले कभी इतने छोटे सुअर नहीं देखे थे। वे टेंटीवेंट द्वीप से हैं, जादूगर ने कहा, जहाँ सब कुछ छोटा है क्योंकि यह एक छोटा द्वीप है। एक नाविक उन्हें लॉस एंजल्स लाया और मैंने उसे उनके लिए सर्कस के 9 टिकट दिए। लेकिन मैं क्या खाऊंगा? बिल्ली का बच्चा चिल्लाया, डोरोथी के सामने बैठा हुआ और उसके चेहरे पर विनती भरी निगाहों से देख रहा था। यहाँ दूध देने वाली गायें नहीं हैं, या कोई चूहा या टिड्डे भी नहीं हैं। और अगर मैं सुआ के बच्चे नहीं खा सकता तो तुम मुझे तुरंत लगा दो और केचप पाल लो। जादूगर ने कहा, मुझे एक विचार आया है कि इन नालों में मछलियाँ हैं। क्या तुम्हें मछलियाँ पसंद हैं? मछली? बिल्ली का बच्चा चिल्लाया। क्या मुझे मछली पसंद है? क्यों, वे सुआ के बच्चों से भी बेहतर हैं या यहाँ तक कि दूध से भी। तो फिर मैं तुम्हें कुछ पकड़ने की कोशिश करूंगा, उसने कहा। लेकिन क्या वे यहाँ की हर चीज की तरह सब्जी नहीं होंगी? बिल्ली के बच्चे ने पूछा। मुझे नहीं लगता। मछलियाँ जानवर नहीं हैं और वे सब्जियों की तरह ही ठंडी और नम होती हैं। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिसके कारण वे इस अजीब देश के पानी में मौजूद न हों। फिर जादूगर ने हुक के लिए एक पिन मोड़ी और मछली पकड़ने की डोरी के लिए अपनी जेब से एक लंबी डोरी निकाली। उसे जो एकमात्र चारा मिल सका वह था एक फूल का चमकीला लाल फूल, लेकिन वह जानता था कि अगर कोई चमकीली चीज मछलियों का ध्यान खींचती है तो उन्हें बेवकूफ बनाना आसान होता है, इसलिए उसने फूल को आजमाने का फैसला किया। अपनी डोरी के सिरे को पास के एक नाले के पानी में फेंकने के बाद उसे जल्दी ही एक तेज झटका महसूस हुआ, जिससे उसे पता चला कि एक मछली ने काट लिया है और मुड़ी हुई पिन पर फंस गए है। इसलिए छोटे आदमी ने डोरी खींची और निश्चित रूप से मछली उसके साथ आ गई और सुरक्षित रूप से किनारे पर उतरी, जहां वह बहुत उत्साह में इधर उधर फड़फड़ाने लगी। मछली मोटी और गोल थी और उसके शल्क एक दूसरे के पास जड़े हुए सुंदर नक्काशीदार रत्नों के समान चमक रहे थे, किंतु उसे ध्यान से देखने का समय नहीं था,
क्योंकि यूरेका ने छलांग लगाई और उसे अपने पंजों के बीच पकड़ लिया और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से गायब हो गई। ओह यूरेका, डोरोथी चिल्लाई, क्या तुमने हड्डियां खा लीं? अगर उसमें कोई हड्डी होती तो मैं उसे खा लेता, बिल्ली के बच्चे ने भोजन के बाद अपना चेहरा धोते हुए शांत भाव से उत्तर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस मछली में कोई हड्डी थी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसने मेरे गले को खरोंचा है। लड़की ने कहा, तुम बहुत लालची थे। मुझे बहुत भूख लगी थी, बिल्ली के बच्चे ने उत्तर दिया। छोटे सुआ एक समूह में इकट्ठे होकर खड़े थे और भयभीत आंखों से ये दृश्य देख रहे थे। बिल्लियां भयानक प्राणी हैं, उनमें से एक ने कहा। मुझे खुशी है कि हम मछलियां नहीं हैं। दूसरे ने कहा, चिंता मत करो, डोरोथी ने शांतिपूर्वक कहा, मैं बिल्ली के बच्चे को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। तभी उसे याद आया कि उसके सूटकेस के एक कोने में ट्रेन में खाए गए लंच से बचे हुए 1 या 2 पटाखे रखे हुए थे और वह गाड़ी में जाकर उन्हें ले आई। यूरेका ने ऐसे खाने को देखकर नाक सिकोड़ ली, लेकिन छोटे सुअरों ने पटाखे देखकर खुशी से चीखना शुरू कर दिया और उन्हें झट से खा लिया। अब हम शहर वापस चलें, जादूगर ने सुझाव दिया। अगर जिम को गुलाबी घास से तृप्ति मिल गई हो तो। पास ही चल रहा टांगे वाला घोड़ा आह भरते हुए अपना सिर ऊपर उठा। जब तक मुझे मौका मिला मैंने खूब खाने की कोशिश की, उन्होंने कहा, क्योंकि इस अजनबी देश में 2 भोजन के बीच काफी लंबा अंतराल हो सकता है। लेकिन अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, जब भी आप चाहें। इसलिए जब जादूगर ने सुअरों के बच्चों को वापस अपनी जेब में रख लिया, जहां वे लिपटकर सो गए, तो तीनों बगी में चढ़ गए और जिम शहर की ओर वापस चल पड़ा। हम कहाँ रहेंगे? लड़की ने पूछा। मुझे लगता है कि मुझे जादूगर के घर पर कब्जा कर लेना चाहिए, जादूगर ने उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमार ने अपने लोगों की उपस्थिति में कहा था कि वो मुझे तब तक अपने पास रखेगा जब तक वे कोई दूसरा जादूगर नहीं चुन लेते और नई राजकुमारी को ये पता भी नहीं चलेगा कि हम वहीं के हैं। वे इस योजना पर सहमत हो गए और जब वे बड़े चौक पर पहुंचे तो जिम ने बगी को गुम्बदाकार हॉल के बड़े दरवाजे के अंदर खींच लिया। ये बिल्कुल भी घर जैसा नहीं लगता, डोरोथी ने खाली कमरे को देखते हुए कहा। लेकिन वैसे भी यह रहने लायक जगह है। वहाँ ऊपर ये छेद क्या है? लड़के ने गुंबद के शीर्ष के पास दिखाई देने वाले कुछ छिद्रों की ओर इशारा करते हुए पूछा। वे दरवाजे जैसे दिखते हैं, डोरोथी ने कहा, केवल उन तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं हैं। तुम भूल गए हो कि सीढ़ियां अनावश्यक हैं, जादूगर ने कहा। चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि दरवाज़ा कहाँ जाता है। इसके साथ ही वह हवा में ऊंचे दरवाज़ों की ओर चलने लगा और डोरोथी और ज़ेब उसके पीछे पीछे चल पड़े। यह उसी तरह की चढ़ाई थी जैसा कि पहाड़ी पर चढ़ते समय होता है, और जब वे दरवाज़ों की कतार पर पहुंचे तो उनकी सांस फूलने लगी। उन्हें लगा कि ये दरवाजे हैं जो घर के ऊपरी हिस्से में हॉल में ले जाते हैं। इन हॉलों का अनुसरण करते हुए उन्होंने पाया कि उनमें से कई छोटे कमरे खुलते हैं और कुछ में कांच की बेंच, टेबल और कुर्सियां लगी हुई थीं। लेकिन वहां कोई बिस्तर नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये लोग कभी सोते नहीं हैं, लड़की ने कहा। क्यों, इस देश में तो रात ही नहीं होती, ज़ेब ने जवाब दिया। वे रंगीन सूरज ठीक उसी जगह पर हैं जहां वे तब थे जब हम आए थे, और अगर सूर्यास्त नहीं होता तो रात भी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, जादूगर ने सहमति जताई। लेकिन बहुत दिनों से मुझे नींद नहीं आई है और मैं थक गया हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इन सख्त कांच की बेंचों में से किसी एक पर लेट जाऊं और झपकी ले लूं। मैं भी जाऊंगी, डोरोथी ने कहा और हॉल के अंत में एक छोटा कमरा चुना। ज़ेब फिर से नीचे चला गया और जिम को खोल दिया, जो जब आज़ाद हुआ तो कुछ बार पलटा और फिर सो गया। यूरेका उसके बड़े, हड्डियों वाले शरीर के पास आराम से लेटी हुई थी। फिर लड़का ऊपर के कमरों में से एक में वापस आ गया और कांच की बेंच की कठोरता के बावजूद जल्द ही गहरी नींद में सो गया।